हाथरस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए सीबीआई की जांच निगरानी। विपक्ष पर दंगा कराने की साजिश का लगाया आरोप। हाथरस मामले में माहौल बिगाड़ने के आरोप में पीएफआई के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार। प्रदेश भर में कुल 21 मामले दर्ज किए गए। माहौल बिगाड़ने के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कृषि कानून के खिलाफ राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली। पंजाब से शुरू हुई रैली आज हरियाणा में आएगी। बिहार चुनाव में जेडीयू के खिलाफ एलजेपी उम्मीदवार। बिहार में अलग चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बीजेपी को समर्थन देने की कही बात। दिल्ली राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंची पायल घोष। अनुराग कश्यप पर लगाया है यौन शोषण का आरोप। ऋचा चड्ढा ने भी पायल घोष पर किया 1.1 करोड़ का मानहानि केस। 7 अक्टूबर को होगी सुनवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में हाथरस मामले की सुनवाई जारी है और आपको जानकारी दें, सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने दलील दी है कि बाबरी पर फैसले के चलते रात में दाह संस्कार किया गया। सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट करने के लिए हलफनामा दिया गया है। सरकार ने रात में अंत्येष्टि करने की वजह बताई है और विपक्ष पर दंगा कराने की साजिश का भी आरोप लगाया गया है। साथ ही यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए सीबीआई की जांच निगरानी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ये बड़ी दलील सामने आई है। जब सवाल पूछा गया कि आखिर रात को अंत्येष्टि क्यों कराई गई, तो इसका जवाब यूपी सरकार की तरफ से दिया गया है कि बाबरी पर फैसले के चलते रात में दाह संस्कार किया गया। सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट करने के लिए एक हलफनामा भी दिया गया है और ये कहा गया है कि सरकार ने रात में अंत्येष्टि करने की बात और यही वजह बताई है। देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, हाथरस में कांड हुआ, उसके बाद बाराबंकी में हुआ, कानपुर देहात में हुआ, तमाम जगह जगह से इस प्रकार की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये निर्भया कांड के दौर की याद ताज़ा कर देता है। और उस समय भी जब ये कांड हुआ था, पूरे देश में जन आक्रोश था, परिवार के अंदर रोष था। इसीलिए एक ऐसी जांच हुई जिससे जो दोषी लोग थे उनको सजा मिली, फांसी हुई। हम उम्मीद करते हैं कि इस केस में भी सरकार इस प्रकार की पहल करे कि जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो। जो सुरक्षा मुहैया कराई है बहुत विलंब से हुआ है। इसमें 2 सप्ताह तो उस समय लग गए जब उसको यहाँ पर हॉस्पिटल में लाए थे। उसके पहले भी ये लोग शिकायत करते रहे। अगर ये सुरक्षा का काम शुरू से रहा होता और इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार का नियम कानून कायदा बने, पुलिस चुस्त रहे कि ये घटनाएं ना घटें, पर ये घटनाएं घट रही हैं, बढ़ रही हैं, लगातार हो रही हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अपनी जो चुस्ती का काम है ऐसे कामों को रोकने के लिए उसमें जल्दी से कोई न कोई ठोस कार्यवाही करेगी। द गर्ल लॉस्ट her life. I think the government needs to act fast, quick in these matters so that these incidents don't occur and arise. I think in this case the security has been given is the right thing, but too little too late. And they always, CM Yogi Adityanath accuses opposition of conspiring against UP government. Well, I think this is a false statement, because I remember during the Nirbhaya days the Bharatiya Janata Party itself from the road to the parliament were making all kind of accusations of the government of the day, and at that time there was an inquiry which held the guilty and they were punished severely. Similarly, in this case, rather than accusing the opposition, they should introspect, take steps. सुनील सिंह क्या कुछ इस पर कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। इस मामले में संवेदनहीन नजर आई। अब अगर लोग उस बेटी को न्याय दिलाना चाह रहे हैं तो सरकार कह रही है कि लोग वहां पर्यटन करने जा रहे हैं। सरकार को शर्म नहीं आ रही?
योगी जी, आपको शर्म नहीं आती है? एक तरफ पूरा देश गुस्से में है, पूरा देश चाहता है कि हाथरस की बेटी को न्याय मिल जाए। जो भी पॉलिटिकल व्यक्ति वहां जा रहा है, किसी भी दल का जा रहा है, आप लाठीचार्ज करा रहे हैं, कालिक फिकवा रहे हैं। आपके लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल टूरिज्म बना रखा है। मुझे लगता है इतनी शर्म तो सरकार को होनी चाहिए। एक तरफ आप न्याय नहीं दे पा रहे हो और कोई न्याय की बात कर रहा है तो उसके लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। अब जब पूरे प्रदेश में बलात्कार की बयार आ गई, ये दुर्भाग्य है हमारा, आपका सबका, उत्तर प्रदेश का। जब बलरामपुर पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, आजमगढ़ पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, जौनपुर, बनारस, कानपुर देहात, सब जगह समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया, लेकिन सरकार उसमें कुछ बोल नहीं रही है। तब आप कह रहे हैं जाति दंगे का सहारा ले रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई दंगा कराना जानता है क्या? खुद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद दंगों के मुकदमे वापस लिए हैं। तो दंगों की बात कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो ना ही करे तो ठीक है। तो हाथरस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि हाथरस मामले के बाद माहौल बिगाड़ने की कोशिश ऐसा सामने आ रहा है। आपको बता दें, माहौल बिगाड़ने के आरोप में पीएफआई के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रही है, ये 4 वो कार्यकर्ता है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये भी बता दें कि प्रदेश भर में कुल 21 मामले दर्ज किए गए हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आपको किस तरीके से ये सब चीज का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि आतिक और रहमान पहला आरोपी, पिता का नाम रौनक अली, और आपको बता दें कि नगले का ये निवासी है जो मुजफ्फरनगर में पड़ता है। तो पहला आरोपी और दूसरे का नाम सिद्दीकी है और पिता का नाम मोहम्मद सिद्दगी, और दूसरा आपको बता दें कि ये मथुरा बंगरारा का निवासी है। तीसरे आरोपी का नाम बताएं कि तीसरे आरोपी का नाम आलम है और पिता का नाम अगर बताएं तो लाइक पहलवान है, और इनके घर की अगर जानकारी दें तो फतेह खान घेर रामपुर का ये निवासी है। तो वहीं चौथा आरोपी मसूद अहमद जरवल है और पिता का नाम फिलहाल इसमें सामने नहीं आ पाया है, निवासी जरवल का ये बता रहे हैं और बहराइच जिले के अंदर ये पड़ता है। तो ये 4 नाम हैं जो अभी तक सामने आ पाए हैं। फिलहाल कई ऐसे केस दर्ज किए गए हैं और कुल 21 मामले हैं जो पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए हैं। तो हाथरस एसपी का इस पर क्या कुछ कहना है वो जरा सुन लीजिए। देखिए, जनपद हाथरस के थाना क्षेत्र सादाबाद के ग्राम जटोई की रहने वाली एक बच्ची है जो पिछले काफ़ी समय से अपनी मौसी के यहाँ जनपद अलीगढ़ में थाना क्षेत्र इगलास में रह रही थी। लगभग 15-20 दिन पूर्व बच्ची के साथ उसकी मौसी के ही बेटे ने, यानी उसके मौसेरे भाई ने, आपको जानकारी देते हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सीपीआई नेता। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने इस वक्त सीपीआई नेता डी राजा पहुंचे हुए हैं और आपको जानकारी देते परिवार को न्याय मिलेगा, ये उनका कहना सामने आ रहा है। हमारी पार्टी पीड़ित परिवार को मदद करेगी उनकी। आपको लगातार अब अलग अलग पार्टी के नेता पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो सत्ता में बैठी सरकार लगातार आरोप लगा रही है विपक्ष के ऊपर कि वो दंगा भड़काने की कोशिश कर रही है, और जिस तरीके से लगातार अलग अलग पार्टी के नेता पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और उसे न्याय दिलाने की बात कर रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की जानकारी ये सामने आ रही है कि डी राजा पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं और हमारी पार्टी पीड़ित परिवार की हर मदद करेगी, ये कहना उनका सामने आ रहा है। साथ ही ये भी जानकारी दे दें कि ये कहा जा रहा है कि परिवार को पूरी तरीके से न्याय मिलेगा, हर संभव कोशिश की जाएगी। अब आपको ये भी बता दें कि लगातार अन्य पार्टी के नेता भी पहुंच रहे हैं। डी राजा का क्या कुछ कहना है वो भी जरा सुन लीजिए। देखिए, हम यहाँ पे आए हैं, हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, दोनों के महासचिव यहाँ पे हैं। हमारे
महिला नेता यहाँ पे हैं, वरिष्ठ नेता। हम यहाँ पे आए हैं हमारी दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों की तरफ से एकजुटता जताने, हमारी सहानुभूति दिखाने और साथ ही साथ ये आश्वासन करने कि हम चाहेंगे न्याय। अनूप सिंह हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का सवाल पूछूंगी, क्योंकि क्या कुछ वहां पर कहा गया है, क्या दलीलें सरकार की तरफ से दी गई और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज की ओर से अब तक इस पूरे मामले पर कहा गया है? देखिए ममता, जिस तरीके से चाहे जांच एजेंसियां लगातार लगाई गई हैं, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए जिस तरीके से वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामा दिया था, उसमें इस बात का जिक्र किया था कि जी जाति दंगा कराने के लिए कहीं नहीं विपक्ष का हाथ है, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सरकार को फटकारा है कि जिस बच्ची को जिस तरीके से जब मौत के बाद उसको रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया, यानी कहीं न कहीं सरकार इन सब इसको छुपाने की कोशिश कर रही थी, इसको लेकर काफी फटकार लगाई है। लेकिन लगातार सरकार इस मामले को लेकर ममता प्रयास कर रही है कि जांच एजेंसियां, चाहे सीबीआई की बात करें, केंद्रीय सिफारिश की गई है, और साथ ही जो एसआईटी का गठन किया गया था वो भी जांच कर रही है, और अब ईडी जांच कर रही, इस मामले पर लगाया गया है। जिस तरीके से मामले निकल के आए कि पीएफआई जैसे कई संगठन उसमें काम कर रहे थे, पहले से प्लानिंग थी, एक दंगा साइट भी बनाई गई थी दंगा कराने को लेकर के, तो इसको लेकर लगातार सरकार कहीं न कहीं उस पर प्रयास कर रही कि दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन अब जो 50 लाख की जो फंडिंग की बात बीच में आई है, वो उस पर ईडी जांच करेगी कि वो फंडिंग किसने की थी और कहां से वो पैसे आए थे, कि साइट किसने बनाई थी और वो लोग कौन थे। जिस तरीके से 4 लोग गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है इस मामले को लेकर कि वो साइट बनाने के लिए कहां से कौन आया था, और फिर उस पर फर्जी अकाउंट बना करके जो अलीगढ़ की बात करें, बुलंदशहर की बात करें, मेरठ की बात करें, या फिर आसपास के और इलाके थे, हाथरस की बात करें, उन जिलों से किस लोगों ने कितने जोड़ा गया। उस साइट में ये भी बताया गया है कि दंगे के समय कौन से किस तरीके से कपड़े पहनने हैं। लेकिन अगर पुलिस लाठीचार्ज करती एक बात है तो और कैसे सामने आ बचाव रही है करना। कि सरकार अभी ये दावा कर रही है कि जब जो पीड़िता थी उसकी मौत हुई, उसके बाद ही तुरंत ये साइट बना दी गई थी जस्टिस फॉर करके। लेकिन अगर बात करें, कहां थी यूपी सरकार की आईटी सेल, इतना समय कैसे लग गया? अब बता रहे हैं कि एक साजिश रची जा रही थी, दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही थी। आईटी सेल का काम क्या होता है, कहां थी आईटी सेल इतने समय से? क्योंकि अब तो दावा पहले दिन का किया जा रहा है। बिल्कुल बनता है, सवाल उठता है। आपको पिछले 6 महीने अगर पीछे आपको ले जाएं तो एक इसी तरीके से साइट बनाई गई थी, उसके बाद मेरठ में दंगा भड़क गया था और वहां पर आपने देखा क्या हुआ। उसके बाद अब 6 महीने बाद अगर सरकार ये कह रही तो बिल्कुल ऐसे उस एजेंसियों पर सवाल उठता है जो आईटी पे उस पे काम करते हैं, सरकार को निर्देशों पर, खासकर ऐसे लोगों पर जो नजर रखते हैं कि ताकि ऐसी साइटों पर नजर रखें और इस तरह से दंगे ना हो। क्योंकि पीएफआई का मामला पहला नहीं है। अभी सीए में क्या हुआ, सीए में यही हुआ था कि पीएफआई ने फंडिंग की एक साइट बनाई है, उस तरीके से दंगा करा दिया, यानी प्लानिंग के तहत। लेकिन सरकार को इस मामले को लेकर उन एजेंसियों पर सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। तो लेकिन फिर भी उसके बाद करीब 6 महीने बाद आपने देखा कि इस तरीके से साइट बनाई गई, प्लानिंग की गई। इसके पहले दिल्ली में एक दिन का प्रदर्शन भी किया गया था मुक्ति संगठन के द्वारा। तो इस तरीके से अगर कहीं न कहीं अगर पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में साइटों के द्वारा या पीएफआई कर रही लगातार, तो ऐसे में सरकार की उन एजेंसियों पर सवाल उठता है जो इन मामलों को लेकर जांच कर रही हैं। बिल्कुल ममता, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। हालांकि सरकार को उन एजेंसियों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर ये सब मामले हो क्या रहे हैं। अगर दंगे जैसी साइट बन रही है तो उनका काम क्या है, इन पर कहीं न कहीं सवाल उठता है। लेकिन सवाल साथ ही साथ उन पर भी उठता है सरकार के रवैये पे, साथ ही पुलिस प्रशासन पे। इसमें कहीं न कहीं सबका बिल्कुल सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन अब देखना ही होगा कि सरकार किस तरीके से जवाब देती है। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात पायल घोष की करते हैं, क्योंकि अब वो दिल्ली पहुंच चुकी है और दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने महिला आयोग की टीम से बातचीत की है, क्योंकि लगातार वो अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगा रही है, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। इससे पहले भी अगर बात करें तो पायल घोष की तरफ से मुंबई पुलिस से भी बातचीत की गई थी और वहां पर भी केस दर्ज किया गया था। अनुराग कश्यप पर उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया है। लेकिन इसी बीच
ऋचा चड्ढा की अगर बात करें तो उन्होंने पायल घोष पर 1.1 करोड़ का मानहानि केस भी दर्ज किया गया है। बड़ी जानकारी, 7 अक्टूबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो दिल्ली पहुंच चुकी है पायल घोष और महिला आयोग की टीम के पास वो पहुंची है। इंसाफ की मांग लगातार कर रही है, क्योंकि इससे पहले भी वो जब मुंबई पुलिस के पास पहुंची थी तो वहां पर भी उनकी तरफ से शिकायत दर्ज करने की मांग की गई थी और अब 7 अक्टूबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। वही अनुराग कश्यप इस पर पूरी तरीके से सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी तरफ से जो भी उन पर आरोप लगाए हैं वो सभी निराधार है और ये सिर्फ उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। अशोक पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अशोक, क्या जानकारी सामने आ पाई है? अब इस पूरे मामले पर 7 अक्टूबर को तो सुनवाई होगी, लेकिन अगर बात करें उन आरोपों की जो पायल घोष की तरफ से लगाई गई है, कितनी सच्चाई अब तक उन आरोपों में सामने आई है और क्यों, अगर वो आरोप सही है तो बॉलीवुड का एक खेमा उनके खिलाफ नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से आरोप लगाया गया है पायल घोष की तरफ से उसकी जिम्मेदारी जारी है और जिस तरह से अनुराग कश्यप को बुलाकर के मुंबई के बरमसुआ पुलिस स्टेशन में उनका स्टेटमेंट लिया गया, जिसके बाद में अनुराग कश्यप ने अपने ट्विटर के माध्यम से लोगों को बताया कि किस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया और कहीं ना कहीं अपना पक्ष रख करके अपने आप को बेगुनाह साबित करने की एक बात जो है सामने जो है स्टेटमेंट के माध्यम से उन्होंने रखी। लेकिन ये कहीं ना कहीं पर इसमें जो चीजें सामने आ रही हैं और पायल कश्यप जिस तरह से अब पहुंच गई है, खासतौर से पायल घोष भाभी जाऊंगी जिस तरह से पहुंच गई है दिल्ली, अब वहां जाकर के जो है महिला आयोग से गुहार लगा रही है। देखिए, महिला आयोग ने पहले ही पायल घोष को कह दिया था कि जब वो इस मामले को लेकर के सामने आएंगी और कह रहे हैं कि जब मदद मांगेंगी तो उनको मदद दी जाएगी। तो अब कहीं ना कहीं अब जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हो रही है और जिस तरह से अनुराग कश्यप से पूछताछ की गई, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पायल घोष इस इन्वेस्टिगेशन और इस पूछताछ से संतुष्ट नहीं है, इसके चलते और महिला आयोग की तरफ इन्होंने रुख किया है। लेकिन देखिए, मामला जिस तरह से इंक्वायरी में बना हुआ है और जिस तरह से संज्ञान लेते हुए पॉलिटिकल पार्टीज के इन्वॉल्वमेंट के बाद में मुंबई पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, माना जा रहा है कि बहुत जल्द दोबारा अनुराग कश्यप को बुला करके उनसे दोबारा पूछताछ की जा सकती है। ममता, और वो ऋचा चड्ढा की तरफ से जो किया गया है, जो मानहानि का केस दर्ज किया गया है, उस पर क्या कुछ खबर सामने आ रही है? देखिए, ऋचा चड्ढा का ऐसा है कि जिस वक्त ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ था उस वक्त पायल घोष ने बकायदा ये कहा था कि 200 से ज्यादा ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ में इस तरह का दुष्कर्म जो है वो अनुराग कश्यप ने किया है। तो अब उसमें जो है उन्होंने स्पेसिफिकली 2-3 नाम लिए थे, जिसमें एक नाम ऋचा चड्ढा का भी है और ऋचा चड्ढा ने उनके इस स्टेटमेंट के आधार पर उन पर यह मानहानि का दावा किया है और उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई चीज अनुराग कश्यप और ऋचा चड्ढा के बीच में नहीं हुई थी। कहीं ना कहीं उनको बदनाम करने के लिए एक जो रास्ता, एक हथकंडा जो है वो पायल घोष की तरफ से अपनाया जा रहा है। अब देखना ये जिस तरह से पायल घोष ने सिर्फ एक ही नाम इनका ऋचा चड्ढा का नहीं लिया है, और भी कई लोग हैं जिनका नाम लिया है। क्या ये लोग भी इसी तरह ऋचा चड्ढा की तरह आगे आके उन पर मामला दर्ज करती हैं? बिल्कुल अशोक, चलिए तमाम जानकारी आपने दी। तकनीकी खामियों की वजह से आगे आपको जानकारी दे पाएंगे अशोक। चलिए आगे आपको खबर बताते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, पायल घोष की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, तो पायल घोष की तरफ से कई नाम ऐसे लिए गए थे कि इन पर भी इस तरीके से बर्ताव अनुराग कश्यप ने किया है, लेकिन ऋचा चड्ढा ने उसका खंडन किया है और ये कहा है कि उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली पहुंच चुकी है पायल घोष और इंसाफ की मांग वो लगातार कर रही है। शायद संतुष्ट वो मुंबई पुलिस की जांच से नहीं है, इस वजह से आगे अब महिला आयोग के पास वो पहुंची हैं और यहां से वो अपनी लड़ाई अब आगे की लड़ेंगी। तो आपको जानकारी दे दें कि जिस तरीके से पायल घोष की तरफ से तमाम ऐसे आरोप हैं जो अनुराग कश्यप के ऊपर लगाए गए हैं, लेकिन अनुराग कश्यप की तरफ से लगातार उनका खंडन किया जा रहा है। पायल घोष ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं। सिक्योरिटी में ज़रूरत है उतना वो हमें प्रोवाइड करे। देखिए, जैसे बोला जाता है कि इन लोग लड़कियों को बहुत हैरस करते हैं, इनका एक जो मतलब बहुत माफिया टाइप ऑफ एक इमेज है, तो जो उनको अंदर
से जानते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। तो कोई कोई आके मुझे ये बोल रहा है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस बिकॉज इट कैन योर लाइफ इज एट स्टेक ऑल्सो, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो फॉर दैट रीजन और एल्स आई थिंक आई एम क्वाइट ब्रेव इनफ टू कम आउट एंड टॉक अबाउट इट। आई हैव टेकन ऑल द रिस्क, बट मेरे घर वाले भी है, मेरे पापा है, तो उन सबको टेंशन हो रहा है। तो आई डोंट वांट टू लाइक गिव मोर टेंशन टू देम, सो आई थिंक दैट्स द रिक्वेस्ट दैट वी हैव पुट डाउन एंड लेट्स सी। ऋचा चड्ढा ने भी डिफेम किया, मानहानि का। ऋचा चड्ढा से मेरा कुछ लेना देना नहीं, मैंने कोई डिफेम किया ही नहीं उनको, तो उनका केस का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। मैंने वही कहा है जो मिस्टर काश्यप ने मुझे बताया है, तो मेरा पर्सनल कोई राय नहीं मैंने नहीं दिया उनके बारे में, तो ये डिफेमेशन केस बनता ही नहीं है। एनीवेज उन्होंने बोला है तो हम उनको विल फेस दैट एंड विल क्लैरिफाई। एनसीडब्ल्यू से आपकी मुलाकात हुई है? हाँ जी, उनसे बात हुई है, क्योंकि थोड़ा सा जो प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन थोड़ा स्लो लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि ऐसे जब अक्यूज होता है जो जिनका 376 होता है तो वो तुरंत अरेस्टेड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कि हमारे जो मिस्टर काश्यप जी है जो अक्यूज्ड है वो आराम से घूम रहे हैं, और अभी तक उतना प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, शायद हम उम्मीद रख रहे हैं, लेकिन इतना स्लो नहीं होना चाहिए। और रेखा मैम फ्रॉम द डे 1 मेरे साथ खड़े रहे हैं और उनसे मिलना बहुत ज़रूरी था, और वो पर्सनली ये केस देख रहे हैं, तो इसलिए हमें डिस्कशन के लिए आना पड़ा यहाँ पे। उन्होंने क्या कहा, आश्वस्त किया, उन्होंने क्या कहा? हाँ, उन्होंने शी हैज़ गिवन ऑल द एश्योरेंस एंड शी सेड दैट आई एम विथ यू, सो कीप फाइटिंग, ऑल द स्ट्रेंथ, ऑल द लव फ्रॉम अस। आपके ऊपर में एक मानहानि का मुकदमा भी दर्ज हुआ है 1 करोड़ का, देखिए चड्ढा की तरफ से, तो उस एक्चुअली वो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि मैंने उनको डिफेम किया ही नहीं। जैसे आप जानते हो, मैंने वो कहा है जो मिस्टर काश्यप ने मुझे बोले हैं। मैं पर्सनली उनके नाम से तो कुछ बोली नहीं हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो लोग जाते हैं ऐसा कुछ करते। मैंने बोला कि मिस्टर काश्यप खुद उनके बारे में बोले हैं, और कैसे इंसान है जो अपने एक्टर्स के बारे में 2 दिन जानने वाली लड़की को वो बोलते हैं, तो वो व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन ही इज, एंड ही टॉक्स अबाउट सपोर्टिंग वीमेन। तो मैं ऑन दैट बेसिस आई हैव सेड, मेरा पर्सनली कुछ नहीं है उनसे, मैं तो उनको जानती तक नहीं हूँ, तो कुछ और ये कोई डिफेंस। तो इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से लगातार रैलियां की जा रही है, और पंजाब के बाद हरियाणा में राहुल गांधी की बड़ी रैली होने जा रही है। आपको जानकारी दे दें, राहुल गांधी ने पटियाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा है, और ये भी आपको जानकारी दे दें कि राहुल की तरफ से ये कहा गया है कि किसानों समेत कई मुद्दे को लेकर वो मोदी सरकार पर हमलावर हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी का तीखा वार है अपनी इमेज बचाने के लिए। पीएम मोदी ने चीन को लेकर बहुत सारी बातें की है, चीन को दी है भारत माता की जमीन, ये सभी आरोप हैं, और अब चीन का भी जिक्र किया गया है। इससे पहले हमने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बहुत सारा संबोधन राहुल गांधी का इन रैलियों के दौरान सुना था, लेकिन वहां पर राहुल गांधी की तरफ से या तो किसानों की बात की गई थी या फिर जीएसटी की बात की गई थी। लेकिन अब राहुल गांधी की तरफ से चीन का मुद्दा भी लाया गया है, और चीन के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर राहुल गांधी तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल रैलियां लगातार राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है, और अब ये रैली हरियाणा में होने जा रही है। चंद्रशेखर पुनिया इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं हरियाणा से। चंद्रशेखर, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी राहुल गांधी की रैली, कितनी संख्या होने वाली है? क्योंकि कोविड-19 के नियमों का हवाला पहले ही हरियाणा सरकार ने दे दिया है। जी बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा राहुल गांधी का दौरा रहने वाला है, क्योंकि ये राहुल गांधी का 2 दिन का दौरा रखा गया था 6 और 7 अक्टूबर को, लेकिन राहुल गांधी का ये दौरा 1 दिन का ही रहने वाला है, क्योंकि कोविड-19 के चलते। और बिहार में चुनाव है, क्योंकि कांग्रेस के अधिवक्ता का यही कहना है कि बिहार चुनाव को लेकर ये दौरा राहुल गांधी का 1 दिन का ही हरियाणा में रहने वाला है। और इसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यह साफ कर दिया कि 100 से ज्यादा लोग यहाँ हरियाणा में अगर आते हैं तो उनको एंट्री नहीं दी जाएगी, और इसको लेकर
कोविड को देखते हुए सरकार काफी गंभीर भी है और इसको विषय को लेकर भी काफी गंभीर भी है। यहाँ पे किसी भी आदमी को 100 से ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं करने दी जाएगी। और वहां पे राहुल गांधी का जिस तरह यहाँ पे 1:15 बजे का जो टाइम दिया गया था हरियाणा के बॉर्डर पर आने के लिए, अभी तक राहुल गांधी नहीं पहुंचे। जो खबर आ रही है वो सीधे वो यहाँ से कुरुक्षेत्र की तरफ जाएंगे, 5:30 बजे वो जनता को संबोधित करेंगे और वहां से किसान रैली को लेकर जो सरकार के 3 अध्यादेशों को लेकर सरकार पर हमलावर भी करेंगे, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर लेकर किसी भी कोविड-19 को चलते किसी कानून व्यवस्था खराब ना हो, इसको लेकर सरकार काफी सतर्क है। जी चंद्रशेखर, अगर कांग्रेस के नेताओं की बात करें, क्या हरियाणा में व्यवस्थाएं की गई है राहुल गांधी की रैली को लेकर? कौन कौन उनके साथ रैली में मौजूद रहने वाला है हरियाणा से? जी, हरियाणा के बड़े दिग्गज नेता यहाँ पे कुरुक्षेत्र के अंदर रहने वाले कैप्टन अजय यादव यहाँ पे हैं, सुरजेवाला यहाँ पे, कुमारी शैलजा यहाँ पे हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो यहाँ पे इस रैली में रहेंगे और उनको 5:30 बजे संबोधित करेंगे। और जहाँ के ट्रैक्टर रैली लेकर और वहाँ पे जो राहुल गांधी है यहाँ पे जो कृषि 3 देशों को लेकर सरकार पर हमला भी करेंगे। और जहाँ पे हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, उनका बार-बार यही स्पष्ट बयान आता है कि कोविड को देखते हुए 100 लोगों से ज्यादा यहाँ की एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है। जी, क्या आसार लग रहे हैं चंद्रशेखर? 100 लोगों से कम रहेंगे रैली में? देखिए, आपने यहाँ से भी देखा, पहले आप पंजाब की बात करें, पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार है, वहां पे तो कुछ अलग है। पर हरियाणा में जैसे कोविड को देखते हुए यहाँ पे बीजेपी सरकार, यहाँ पे हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी सरकार इस तरह का बिल्कुल भी नहीं हो प्रयास करेगी। बीजेपी सरकार भी 100 से ज्यादा अधिक लोग ना हो, पर इस तरह से क्या सरकार संभाल पाती है ये बड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे, क्योंकि जब लोग आते हैं तो आपको पता किस तरह से लोग यहाँ पे पहुंच पाते हैं। चंद्रशेखर, अगर प्रशासन की तैयारियों की बात करें, किस तरीके से तैयारी की गई है? पुलिस की मुस्तैदी की अगर बात करें, वो क्या कुछ है? बिल्कुल, प्रशासन काफी अलर्ट है यहाँ पे। प्रशासन, अगर हम अंबाले से लेकर यहाँ से बॉर्डर से लेकर बात करें कुरुक्षेत्र तक, प्रशासन पूरा काफी अलर्ट है। प्रशासन कई मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी भी लगाई गई है, एसपी, डीएसपी और एसएचओ जो कहीं अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारियों की डीसी को लेकर ड्यूटी लगाई गई। किसी भी कानून व्यवस्था खराब नहीं होने दी जाएगी हरियाणा में, और इसको लेकर काफी बिल्कुल चंद्रशेखर, तैयारियां पूरी हैं। देखना ये होगा कि क्या कोविड-19 के नियमों का पालन होता है इस रैली में। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। अब राहुल गांधी हरियाणा पहुंचने वाले हैं, कुछ ही देर में उनकी रैली हरियाणा पहुंच जाएगी और उसके बाद ये देखना होगा कि जो सत्ता में बैठी हरियाणा की सरकार है वो राहुल गांधी की रैली को आगे बढ़ने देती है। क्या कोविड-19 के नियमों का पालन उस रैली में किया जाता है, ये कुछ ही समय बाद पता चल जाएगा। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।